जो भी स्टूडेंट्स अपना अक्टूबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि भाई केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर को कैसे सॉल्व करना है, और साथ के साथ ये चीज़ भी कि केमिस्ट्री के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आपका केमिस्ट्री का जो थ्योरी का पेपर है जो 80 नंबर का होगा, 80 में आप इजीली आराम से 70 प्लस कैसे लेकर के आ पाओगे। तो ये हमारा केमिस्ट्री का सैंपल पेपर है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है कुछ इसी तरीके का आने वाला है। 3 घंटे का पेपर होगा और आपका 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 43 क्वेश्चंस होंगे, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 40 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। उसमें इंटरनल चॉइस भी होगी, लेकिन वो एक एक नंबर वाले होंगे। उस एक एक नंबर वाले में MCQ क्वेश्चंस 16 होंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे। और सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन सेक्शन ए। यहाँ पार्ट ए लिखा हुआ है बट दिस इज सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखिए इस तरीके से देख रहे हैं ना, एक एक नंबर का है। तो 16 क्वेश्चन ऐसे ही एक एक नंबर का MCQ वाला रहेगा और इसमें इंटरनल चॉइस भी है और लिखा हुआ है। मतलब या तो 3 का 1 कर लीजिए या फिर 3 का ये रहा 2 नंबर 2 वाला कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि 5 में भी और है, तो या तो 5 का 1 कर लीजिए या 5 का 2 कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप ये सैंपल पेपर जो NIOS की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जब आप देखेंगे तो इस सैंपल पेपर के अंदर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। ये देखिए आंसर दिया हुआ है। ठीक है, MCQ का आंसर दिया हुआ है और जो सब्जेक्टिव है उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखें, देखो भाई बच्चा पार्टी सारे लोग देखो, ये देखो सेक्शन बी सॉल्यूशन दिया हुआ है कि क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी द आंसर, और आपको कैसे लिखना है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बेस्ट बेस्ट हो जाएगा। यस, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, हम आपको बताते हैं कि क्या तरीका है, कैसे करना है जिसके कि आपका बेस्ट मतलब 80 में 70 नंबर आ जाए, वो चीज़ ध्यान दो। तो देखो अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और आज हो गई हमारी 10 सितंबर 2024। ठीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस बहुत ही कम समय को यूज करते हुए कैसे हमें आउट ऑफ 80 70 प्लस लेकर के आना है, उस स्ट्रेटेजी पे हम बात करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सैंपल पेपर। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच गया तो करोगे तुम क्या करोगे, फिर करोगे तुम इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड टर्मिनल, इन टेक्स्ट प्लस टर्मिनल जो बुक के अंदर दिया रहता है, अगर टाइम बच गया तो। बट अब यहाँ पर है कि जब हम PYQ करेंगे, जब हम सैंपल पेपर करेंगे तो किस तरीके से करें कि हम आउट ऑफ 80 70 प्लस लेकर के आएँ। तो हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं बेटा कि कैसे करोगे जिससे कि तुम्हारा 80 में 70 प्लस आ जाए और आपका जो सपना है, जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाए। तो देखो सैंपल पेपर के अंदर जैसे हमने बताया कि सपोज कि ये है क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और अब हम आपको बताते हुए चलते हैं। आप देखिएगा मेरा स्टाइल, तो अगर आप मेरे स्टाइल को फॉलो करेंगे, इस स्टाइल को फॉलो करेंगे एंड इस स्टाइल से अगर आप सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं एंड साथ में ठीक है 5 से 6 PYQ कर लेते हैं तो आपका इजीली आउट ऑफ 80 70 प्लस आ जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर अभी देखा तुमने कि इंटरनल चॉइस है और है, मतलब 43 में एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, 44 क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, 45 क्वेश्चंस हो गए। यहाँ एक और ऐड हो गया, 46 हो गए। यहाँ एक और ऐड हो गया, 47 हो गए। यहाँ एक और ऐड हो गया, 48 हो गए। यहाँ एक और ऐड हो गया, 49 हो गए। यहाँ एक और ऐड हो गया, 50 हो गए। तो और भी हैं और पार्ट में। तो इस तरीके से अगर हम एक सैंपल पेपर को पूरा कर लें या एक PYQ को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो मोर देन 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, जब हमने कहा कि सैंपल पेपर कर लो तो 50 प्लस क्वेश्चंस आपने यहाँ कर लिया,
50 हम मान के चलते हैं 50। उसके बाद जब हम PYQ करेंगे, ठीक है, 5 से 6 कह देते हैं, 6 PYQ करेंगे तो उसके अंदर भी 50-50 क्वेश्चन, तो 6 × 50 या 5 × 50 कर लो, 250 क्वेश्चन, 5 PYQ किए और 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर टोटल 300 क्वेश्चंस आपने लगा लिए, विच इज मोर देन सफिशियंट, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। लेकिन कंसेप्ट बिल्डअप तभी होगा, अब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से अब आपको पढ़ना है, और आपको हम सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसी मेथड, इसी स्ट्रेटेजी को आपको अपनाते हुए सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी तैयारी, ठीक है, 300 क्वेश्चन की तैयारी करें और हम 600-700 क्वेश्चन, 300 के अंदर ही हम 700-800 क्वेश्चन की रिवीजन कर लें। वो स्ट्रेटेजी कैसी होगी तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा सेम वीडियो फिजिक्स के ऊपर भी है, मैथमेटिक्स के ऊपर भी है, ठीक है, कि आपको कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम। तो हम जानते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो भैया तीनों का मिल करके मास बनेगा। बट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि जो मास ऑफ एन एटम ओनली कंस्टिट्यूट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इस चीज को समझो कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को काहे छांट देते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, अगर हम मार्केट गए और 10 kg का एक चावल का या 10 kg का आटा लेके आए, फिर मार्केट गए एक और 10 kg का आटा ले लिए, मतलब एक न्यूट्रॉन ले लिए, एक प्रोटॉन ले लिए, और उसमें से हमने चुटकी भर आटा और ले लिया, इसे चुटकी भर उठा लिया, तो दैट चुटकी भर, चुटकी इज इलेक्ट्रॉन। इतना हल्का है इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मान लीजिए कि आपके हाथ में आटा लग गया और आप क्या लेकर के आए, तो हाथ में लगा हुआ आटा, थोड़ा सा हाथ में आटा लग गया वो, और साथ में 10 kg का एक आटे का बोरी और 10 kg का एक आटे का बोरी। तो मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी से आप क्या बोलिएगा, कितना आटा लेके आए, कि 20 किलो एक चुटकी, हाथ में लगा हुआ वो आटा नहीं ना, 20 किलो लेकर के आए। तो सेम चीज हम क्या करते हैं, हम इग्नोर मारते हैं, इतना हल्का है कि इग्नोर मारते हैं, एंड ओनली हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्लियर है। अब देखिए बेटा, जैसे अभी हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि हम क्यों इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट करते हैं, क्यों प्रोटॉन को लेते हैं और क्यों न्यूट्रॉन को लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सैंपल पेपर है, इस सैंपल पेपर को हमने पूरा लिखा है। ये देखिए, पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा, फिर इसका क्या आंसर होना चाहिए करेक्ट वो लिखा, और फिर पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने इसको पढ़ लिया, तो फिर यकीन मानो मेरा इस 50 क्वेश्चंस के रिवीजन से, अभी आप देखोगे इस 50 क्वेश्चन के रिवीजन से, अगर एक बार इस 50 क्वेश्चन को कर लिए तो आपने 50 क्वेश्चन नहीं, ऑलमोस्ट मोर देन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। अब देखना कैसे, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ E/m चार्ज बाई मास। E का मतलब हो गया चार्ज, M का मतलब हो गया मास, E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ यहाँ पे। फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि E/m सबसे कम किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो सबसे कम वाले को सबसे पहले रखना है, उसके बाद हाईएस्ट वाले को यहाँ रखना है, लो वाले को सबसे पहले, फिर इन ऑर्डर में रखना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो देखो E/m, तो यहाँ पर हमने आपके लिए बना के रखा हुआ है कि हमारे पास क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है। तो अब यहाँ पर देखना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो ये हीलियम का एटम होता है, और इसमें से हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। सो हीलियम के एटम के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन बच गया, ठीक। तो इसमें चार्ज कितना होगा, तो यही 2 प्रोटॉन के चार्ज
2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा और मास कितना होगा 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के बराबर। तो चार्ज हो गया 2 प्रोटॉन के बराबर, एक प्रोटॉन पे 1.6 होता है इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 19, 2 प्रोटॉन के लिए इंटू 2 कर देंगे एंड मास जो होगा 4 इंटू मास। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव चार्ज E, तो अगर हमने कहा इसको कि ये 1 है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन ये भी 1 है, प्लस माइनस का फर्क है तो हमको वो नहीं लेना, हमको खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमको ये नहीं मतलब है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यहाँ पर खाली E/m पूछा गया, मतलब पूछा गया भैया मैग्नीट्यूड बताइए। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज और अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो 2 हो जाएगा। मास ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, हमारा प्रोटॉन का मास, ये हमारा न्यूट्रॉन का मास, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो 4 इंटू आप न्यूट्रॉन कर लो या फिर 4 इंटू प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लगभग वेट जो है इक्वल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवी होता है, तो हम तो दोनों में 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 लेकर के चले हैं, तो इसीलिए आप दोनों में सेम कर सकते हो। ठीक है, तो 4 टाइम्स 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन वो हमने ले लिया। अब हम निकालते हैं मास इन U, तो U क्या होता है AMU, तो 1 AMU या 1 U इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास जितना होता है उसको हम 1 U बोलते हैं। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इतना हल्का होता है। मतलब एक प्रोटॉन के मास में 1837 इलेक्ट्रॉन को रखोगे एक तराजू पे, जैसे कि रहा तराजू, ठीक है जी, ऐसा रहा तराजू, तो यहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे एक प्रोटॉन और यहाँ पे रखना होगा 1837 इलेक्ट्रॉन, तो इतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया, और मास ऑफ प्रोटॉन इज इन टर्म्स ऑफ AMU 1, न्यूट्रॉन 1, और यहाँ पर तो भैया 4 है, 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, तो 4। तो E/m क्या हो गया, तो भैया रिलेटिव E बाई रिलेटिव मास कर लो, रिलेटिव चार्ज बाई रिलेटिव मास कर लो, तो यहाँ पे हो गया 1/1837, तो ये हो गया E/m 1837, बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन में 1/1 तो ये 1 आ गया, न्यूट्रॉन में 0/1 तो ये 0 आ गया, एंड अल्फा पार्टिकल में 2/4 तो ये 1/2 आ गया। तो सबसे कम कौन, सबसे कम न्यूट्रॉन 0, सबसे पहले आएगा न्यूट्रॉन, उसके बाद कौन, तो उसके बाद हमारा अल्फा पार्टिकल, तो उसके बाद आएगा अल्फा पार्टिकल, उसके बाद कौन, तो उसके बाद हमारा प्रोटॉन। ठीक है, तो फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन आंसर के अंदर ऑप्शन में ये सीक्वेंस है ही नहीं। ठीक है, सो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज N अल्फा पार्टिकल P एंड E। जब इसका सैंपल पेपर में सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में दिया है कि भैया यही जो अभी हम बताएं ना, यही करेक्ट ऑर्डर है, लेकिन देखो N अल्फा पार्टिकल P एंड E, और कहा कि ऑप्शन नंबर D में ये चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन देखिए आप ऑप्शन नंबर D, बहुत टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है नहीं, उसके अंदर भी दिखाएंगे और भी दिखेगा तुमको, देखो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर D में क्या लिखा है, EN अल्फा P, कहाँ लिखा है N अल्फा P और E, नहीं लिखा है ना, तो रहता है ऐसा मिस्टेक। तो इस मिस्टेक को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है, और जैसा हमने बताया ऐसे ही आंसर करना होगा बेटा, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल। The energy required to excite the electron in the atom from n equal to 1 to n equal to 2 is, तो एक हमारा हाइड्रोजन का एटम, यहाँ ये n equal to 1 and this is n equal to 2, तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन, यहाँ पर जो एनर्जी है E1 की, ठीक है, एनर्जी E1 की जो एनर्जी है वो दैट इज दे रखा है 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या कि हाँ, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ एक्साइट करने में कितनी एनर्जी लगेगी हमें देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम पता लगाएं कि भैया यहाँ पर अगर आ जाएगा तो उसके पास कितना एनर्जी बचेगा, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि E2 में कितना एनर्जी होगा, फिर दोनों को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, सो E2 या EN इज इक्वल टू E1, अगर हम EN की बात करें,
ठीक है, मतलब nth ऑर्बिटल में गया तो nth ऑर्बिटल की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल हम कैसे लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको निकालना है E2, तो E2 हो जाएगा E1 बाई 2 स्क्वायर मतलब E1 बाई 4। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने आपके लिए पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है, ताकि अगर ये क्वेश्चन यहाँ MCQ में छोड़ करके 2 नंबर वाले में आए तो आप आराम से कर पाओ। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमने फुल एक्सप्लेनेशन क्यों दिया है, ये चीज़ इसलिए दिया है ताकि भैया बेटा ऐसा है कि सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन जो है PYQ से रिपीट होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रिपीट हो जाता है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आता है। तो अगर डाटा चेंज करके E1 की जगह बोला कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में बताइए, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला। तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि क्या लगाएंगे हम। तो इसीलिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सॉल्व कराएंगे आपको, ताकि हमने कहा ना कि 50 क्वेश्चन करोगे और 100 प्लस की तैयारी होगी विथ फुल थ्योरी, फुल एक्सप्लेनेशन कि भैया उसके जैसा क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता उसके अगल बगल का क्वेश्चन आ गया तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी पता है। तो ये जो है हम क्या निकालें, E2 निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया E2, तो यहाँ E1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 3.28 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि इसकी एनर्जी हमें पता है, इसकी एनर्जी पता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो कर दो भैया E1 माइनस E2, डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये रहा डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो यहाँ पर E1 की वैल्यू माइनस E2 की वैल्यू, ये 10 टू द पावर 6 है, ये 10 टू द पावर 5 है, दोनों को सेम पावर में कर दो तो ये हो जाएगा 13.12 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 3.28 इंटू 10 टू द पावर 5। तो आंसर आएगा हमारा 9.84 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। और पार्ट दोनों में से कोई एक ही करना होता है, ठीक है, दोनों मत करना। अब देखो, ऑल नोबेल गैस मॉलिक्यूल्स आर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या फिर बोथ 1 and 2, मतलब मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो नोबेल गैसेज है जैसे हीलियम, नियॉन, जेनॉन, ठीक है, तो ये सब नोबेल गैसेज हैं। और वहीं पे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया ये सब में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल में ऐसे रहता है, 2 नाइट्रोजन रहते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन रहते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन होता है। लेकिन हीलियम के जो मॉलिक्यूल कह लो या एटम कह लो, हीलियम का एटम होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो ये जो है ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स डाई एटॉमिक हैं, 2-2 एटम वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये 1-1 एटम वाले हैं। और 1-1 एटम वाले क्यों हैं, इसका भी एक कारण समझ लीजिए। तो इसका जो आप कहेंगे ना, इसका वैलेंस शेल फुल है, इसलिए 1-1 एटम वाले हैं, लेकिन इसका वैलेंस शेल एम्प्टी है। तो ये जो है अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। एंड दैट इज़ वाई ये जो है आपका मोनोएटॉमिक ना होकर डाई एटॉमिक है, ठीक है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ तो ऑलरेडी कंप्लीट है भाई, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका जो है 2, चूँकि वहाँ पर 2s में है तो 2 ही जाएगा मैक्सिमम, तो 2 का 2 फुल है, जगह ही नहीं है इसके अंदर। तो भैया जब जगह ही नहीं है, इसको ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्यों डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक करेगा, नहीं करेगा ना। तो दिस इज़ मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक क्यों है, कारण है कि भैया मोनो एटॉमिक इसलिए है कि इसका वैलेंस शेल फुल है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये देखिए हमने बना के भी रखा है, द वैलेंस शेल ऑफ ऑल नोबेल गैसेज आर फुल्ली फिल्ड सो दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लिखने आएगा तो हम यही आंसर लिखेंगे सब्जेक्टिव के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स शुड बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कितना ऑर्बिटल बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मतलब n इक्वल टू 3, तो l की क्या क्या वैल्यू होगी? तो l की वैल्यू होगी 0, l की वैल्यू होगी 1, l की वैल्यू होगी 2। अब ml की वैल्यू क्या क्या होगी? तो ml की वैल्यू होती है -l से लेकर के -l टू l तक। तो यहाँ तो हो गया 0, यहाँ इसके लिए हो जाएगा -1, 0 और 1। तो ये तो हमारे कंसिडरेशन का चीज़ नहीं है, अभी हम इसको देखना नहीं है क्योंकि पूछा ही नहीं गया। हमारा क्वेश्चन जो है l इक्वल टू 1 यहीं पर सीमित हो गया। तो अब n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 एंड ml इक्वल टू 0, तो ये जो है केवल एक ही ऑर्बिटल बनेगा क्योंकि l इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल। तो इसमें से एक हो गया px के लिए, एक हो गया py के लिए, एक हो गया pz के लिए। तो यहाँ एक ही ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने आपके लिए एक्सप्लेन करके भी रखा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड वाले में 0, तो ये s ऑर्बिटल हो गया। थर्ड वाले के लिए अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, तो यहाँ ये p ऑर्बिटल, p में 3 होता है, पता ही है। एंड उसमें भी अगर हम ml 0 ले लेते हैं तो ये हमारा एक ऑर्बिटल py बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल आएगा। अगर मान लो कि ये नहीं दिया होता बेटा, केवल यही दिया होता n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1, तब कितना ऑर्बिटल? तब देखिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, तो ये भी 3 ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, और p के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है, तो 3 ऑर्बिटल आंसर आता, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ये तो हाँ हो गया। 5 का फर्स्ट पार्ट, द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन देयर। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल का भी हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजिमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ms। ये 4 होता है। तो 4 के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताता है? वो बताता है कि एनर्जी लेवल, एनर्जी कितनी है, ठीक है। और ये एजिमुथल क्वांटम नंबर l क्या बताता है? वो बताता है ज्योमेट्री या शेप जो है वो क्या होगा। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, ये क्या बताता है? ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। और स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का है वो स्पिन कैसा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रहा है, स्पिन बताता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ओरिएंटेशन कौन बताएगा? तो ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार देख करके लिख लोगे तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ हमने अभी देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन डील कर लिया। अब अगली बार आएगा कि भैया ये बताओ कि स्पिन क्या मतलब, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन है, कौन सा बताएगा? तो सीधा बोलेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर। एनर्जी लेवल कौन सा बताएगा? तो सीधा बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने कहा ना कि एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली और पूरा थ्योरी भी समझ लिया। चलिए इसका और पार्ट, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या स्पेसिफाई करता है? अभी तो देखिए कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, a body of mass 10 milligram is moving with a velocity of 100 meter per second. The wavelength of de Broglie wave associated with it would be note h is equal to this। तो प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या होता है? मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, मास इंटू वेलोसिटी। वेवलेंथ ही तो निकालना है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा कितना हो गया 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, लैम्डा नहीं सॉरी एच प्लैंक कांस्टेंट, एंड डिवाइड बाई मास कितना दिया है 10 मिलीग्राम, तो 10 mg, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। और तो ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर
-6, वेलोसिटी कितना दिया है 100, और चूंकि वेवलेंथ है तो मीटर में आएगा, तो मीटर लगा दीजिए लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कटेगा, तो ये जो है ये 10 × 100 10⁻3, और ये हो गया 10⁻⁻6, तो ये सब काट कूट करके बच जाएगा 10⁻⁻3। तो ये हो गया 6.63 × 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 10⁻⁻3। तो ये ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻3, तो 10⁻34 + 3 तो हो गया 10⁻31 और इंटू 6.63। तो यही हमारा आंसर होगा 6.63 × 10⁻31 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ एक्सप्लेनेशन फुल क्लियर है। तो अभी हमने एकदम धांसू सा फॉर्मूला कि भैया लैम्डा = h/p, कई बार पूछ देता है मोमेंटम निकालने बोलेगा तो p निकाल देंगे हम = h/λ। ठीक है, तो कहा ना हमने कि भाई एक क्वेश्चन से बेटा हम एक नहीं, हम 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और पार्ट 6 का सेकंड, न्यूक्लियस कंटेन्स -% ऑफ द मास ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस में कितना % मास होता है, तो भैया ये रहा न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हमारे पास एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो अभी लेके आए थे ना 10 किलो आटा, और ये चुटकी भर, चुटकी, ठीक है जी। तो भैया अगर पूछा जाए कि टोटल आटा कितना लाए, तो बताएंगे 10 किलो 10 किलो 20 किलो, लेकिन चुटकी भर हाथों में लगल है ना, बोले एग्जैक्ट बताओ तो कितना लेके आया, तो चुटकी भर जो लगल है उसके बारे में भी तो बताएंगे कि व्हाट इज दिस। तो भैया आटा ही तो है, ठीक है। हम 20 किलो में हल्का सा कम या हल्का सा ज़्यादा, थोड़ा सा हाथ में भी लगा के आए हैं, तो 20 केजी में हल्का सा ज़्यादा लगा के आए, लेकर के आए, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लेंगे कि भैया कितना % मास है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। कह दिया जाए कि भैया 100 में से 99% से भी ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर है, थोड़ा सा खाली बाहर में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 100% तो होगा नहीं, तो ये वाला 99.98% मास जो है वो न्यूक्लियस में है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का है ना, तो हम 100% तो कह नहीं सकते, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन बाहर में है, भले ही उसका मास बहुत कम है लेकिन मास तो है। तो इसीलिए हमने 100 में से बहुत ही कम छोटा सा क्वांटिटी एक माइनस कर दिया, और 99.98% ये हो गया न्यूक्लियस कंटेन्स 99.98% ऑफ द मास ऑफ द एटम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का 1, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज। तो बेकिंग पाउडर इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर Na2CO3 है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। तो अगली बार अगर पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडा ऐश, तो हम क्या बोलेंगे Na2CO3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और देखिए सोडियम सल्फेट भी है, तो सोडियम सल्फेट का कॉमन नेम सल्फेट ऑफ सोडा भी है, और कई बारी क्या है कि द डिकैनहाइड्रेट फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबर्स साल्ट और मिराबिलेस, ठीक है। और एनहाइड्रस फॉर्म, इसी का एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल थेनराइड, ठीक है। तो थेनराइड जो मिनरल है वो क्या है, तो वो एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट है। तो अगली बार अगर सोडा ऐश पूछा तो ये वाला आंसर, एंड इस मिनरल के बारे में पूछा तो ये वाला आंसर होना चाहिए। एंड व्हाट इज NaCl, तो जो घर में हम नमक खाते हैं दैट इज NaCl सोडियम क्लोराइड। तो अभी हमारा जो आंसर होगा करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का भी यही फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा भी इसी को बोलते हैं। और भी है क्या, नहीं, सेकंड पार्ट, हाँ, व्हिच हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो यहाँ चार्ट दिया है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका होगा। तो देखिए जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप का सबसे नीचे वाला एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल इस तरीके का, ठीक है, ऐसा जब हम देखते हैं तो यहाँ पर
हमारे पास यहाँ पर आता है फर्स्ट ग्रुप का सबसे नीचे वाला, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पर अगर हम पहले उसको हटा देते हैं, जिसको कौन सा वाला नोबेल गैस को हटा दो, क्रॉस मारो, उसके बाद जो बच गया क्लोरीन फ्लोरीन वाला जो ग्रुप बच गया, ठीक है, हैलोजन, हैलोजन के अंदर फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड सबसे नीचे क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। राइट हैंड साइड, इसको हटा के, नोबेल गैस को हटा के, राइट हैंड साइड सबसे ऊपर क्या है, फ्लोरीन, वो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज सीजियम, ठीक है, यहाँ सीजियम है तो उसका सिंबल है CS। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज सीजियम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर सबका याद रखिएगा, देखिए जो बुक के अंदर दिया हुआ है उसमें आप उसका फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला के बगल में क्या स्ट्रक्चर होता है 3-4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, हमने सबका स्ट्रक्चर लिख रखा है। हमको क्या स्क्वायर प्लेनर बताना है, तो इस पहले वाले का हो गया टेट्राहेड्रल, दूसरे वाले का हो गया टेट्राहेड्रल, ये जो तीसरा वाला है ये दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ये NiCN4 एंड जो उसके ऊपर -2 ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोर्स साल्ट इज, मोर साल्ट कौन सा है, तो मोर साल्ट का जो फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर सीधा सीधा, FeSO4 NH4 होल 2 इंटू SO4 इंटू 6H2O, ठीक है, ये है मोर साल्ट। देखते हैं कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो ये सब जो है फालतू का दिया हुआ है, कुछ भी नहीं गलत सलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सब के पीछे मत चलिएगा। एंड मोर साल्ट उसको क्या है, तो वो है अमोनियम आयरन टू सल्फेट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, याद कर लीजिएगा। ऐसे भी अगर आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लिखे होंगे तो उसमें अगर मेरा वाला प्रैक्टिकल से देख करके लिखे होंगे तो हमने ये मोर साल्ट वाला प्रैक्टिकल उसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो आप आराम से उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्कीन्स 1-ब्यूटेन, cis-2-ब्यूटीन, trans-2-ब्यूटीन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसको 1 नंबर बोल दिए, इसको 2 नंबर बोल दिए, इसको 3 नंबर बोल दिए। तो यहीं पे 1 2 3 जो लिखा हुआ ना ये यही है, ये तो कह रहा है कि जो अल्कीन दिया हुआ है उसमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए। तो यहाँ पर देखना कि ये वाला जो है 1-ब्यूटेन इज नॉट एन अल्कीन। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, नहीं निकालने आता है और गलती पकड़ लिए कि क्वेश्चन में गलती, हम कहें ना कि नहीं उसके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती रहता है, एक आध क्वेश्चन रहता है जो गलत रहता है, तो यहाँ पर देख लिए कि ये वाला जो है अल्कीन नहीं है अल्केन है, तो सीधा चुपचाप लिख दो बेटा, द गिवन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट एज 1-ब्यूटेन इज नॉट एन अल्कीन, इट इज अल्केन, इट इज एन अल्केन, और छोड़ दो, Hence the given question cannot be answered। लेकिन अभी हमने लिखा है, इसको हम मान के चलेंगे दिस इज नॉट 1-ब्यूटेन, दिस इज 1-ब्यूटीन। तो 1 नंबर में 1-ब्यूटीन, 2 नंबर में cis-2-ब्यूटीन और 3 नंबर में trans-2-ब्यूटीन है। तब स्टेबिलिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, तो स्टेबिलिटी हम निकालते हैं अल्फा हाइड्रोजन से। तो व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तब व्हाट इज अल्फा कार्बन उसको समझते हैं, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा 1-ब्यूटीन, ठीक है, 1-ब्यूटीन। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड इज ए फंक्शनल ग्रुप। तो ये कार्बन को छोड़ के, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो नहीं, उसके बगल वाला कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो इसके बगल वाला, इसके बगल में तो कोई कार्बन है नहीं, लेकिन इसके बगल में एक कार्बन है, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। इसको नहीं बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। और जो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 2। सेकंड आ जाइए cis-2-ब्यूटीन, ये रहा सेकंड।
ठीक है। तो यहाँ पर सिस 2 ब्यूटेन डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एंड दोनों ये जो है हमारा मिथाइल ग्रुप एक साइड और हाइड्रोजन एक साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिस ग्रुप, ठीक है, सिस 2 ब्यूटेन। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, तो इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन अटैच है दिस इज अल्फा कार्बन, फिर ये भी अटैच है दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। तो ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ये भी हो गया अल्फा हाइड्रोजन। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना, 3 यहाँ 3 यहाँ 6। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 6। अब एक यहाँ आ जाइए ट्रांस 2 ब्यूटेन। अब ट्रांस 2 ब्यूटेन के अंदर ये हमारा डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन को तो हमको नहीं, इस कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन अटैच है उसको देखना है, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, इसके साथ ये अल्फा हाइड्रोजन, फिर अगेन इसके साथ जो कार्बन अटैच है ये कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 6 यहाँ। तो टोटल अगर हम देखें तो भैया हमें क्या मिल रहा है कि 2 तो यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 3 यहाँ, 6 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और 6 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। तो भैया स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इस पर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल, ये वाला जो है ना अपोजिट साइड में जो रहता है ना, दिस इज मोर स्टेबल देन सिस, सेम साइड वाले से, ठीक है। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, अपोजिट साइड में रहेगा, ठीक है। जितना दूर दूर रहेगा दोस्ती बने रहेगा ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्या भैया, ठीक है, दूर रहो। तो यहाँ पर ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ठीक है। नो डाउट कि 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, लेकिन ये ट्रांस है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये सेकंड नंबर स्टेबल, एंड दिस इज थर्ड नंबर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज लेस। तो 6 6 6, तो ट्रांस सिस और ये 662 और ये 1 ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ हो गया 3 नंबर वाला हाईली स्टेबल, उसके बाद 2 नंबर वाला, उसके बाद 1 नंबर वाला। तो ये ऑर्डर होगा 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बेटा, अभी हमने आपको केवल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं किया, इसके साथ साथ व्हाट इज अल्फा कार्बन, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दी। तो इसीलिए कहते हैं कि इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारी तैयारी परफेक्ट होगी, एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर एंड PYQ यू विल बी एबल टू अचीव मोर देन 70 इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 80। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, और पार्ट एक ही करना होता है। द IUPAC नेम ऑफ, इस कंपाउंड का IUPAC नेम। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ पर है। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले तो जो हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ये भी है ना, कंस्टिट्यूएंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ए कंस्टिट्यूएंट, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोएस्ट नंबरिंग देते हैं। तो लोएस्ट नंबरिंग के अंदर या तो हम इसको दे सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ बोल दें 1 2 3 4 5 6, एक तो ये नंबरिंग कर सकते हैं। दूसरा नंबरिंग हम कर सकते हैं कि इसको कर दें 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि लोएस्ट नंबर अभी यहाँ पर देखेंगे तो 1 है, लोएस्ट नंबर 1 है, और इसका मिथाइल का है 3। और अगर हम यहाँ से देखें तो लोएस्ट नंबर 3 मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ का ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप को भी लोएस्ट नंबर, एंड जो कंस्टिट्यूएंट है उसको भी लोएस्ट, सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको भी लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1 3 इज लोअर और 3 1 है, यहाँ पर 3 1 है, ठीक है। अगर इसको हम 3 लेते हैं तो 3 तो लेना ही नहीं है, लोएस्ट नंबर देंगे तो लोएस्ट इज 1। तो अब एक चीज़ देखो कि लोएस्ट हो गया 1, ये मिटा दो भैया, फिर से बनाओ। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, ठीक। अब ये है क्या कंपाउंड, तो दिस इज साइक्लो। साइक्लो में कौन सा, कितना एटम है, तो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्स, ठीक है। हेक्स, एन की इन या वाइन, तो हेक्स इन डबल बॉन्ड है, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये हो गया हमारा इस कंपाउंड का नेम।
कहाँ पे है देखिए, सो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी हमने लिख दिया कि डबल बॉन्ड इज गिवन लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, इसी तरीके से तुमको पढ़ना है बेटा, और इस तरीके से तैयारी करोगे तो जबरदस्त तरीके से तैयारी होगी। एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ PYQ, 5 से 6 PYQ प्लस सैम्पल पेपर, खाली इतना कर लो जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। जो तुम्हारी तैयारी होगी वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट होगी कि आउट ऑफ 80 70 प्लस आराम से आएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है देखो अब फुल एक्सप्लेनेशन करना है तो टाइम लगता है, एंड काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी बेकार लगेगा देखने में। तो इसलिए हमने सोचा कि भैया पार्ट पार्ट में बना दें ताकि आप में भी इंटरेस्ट बना रहे और आप अपनी तैयारी जो है वो परफेक्ट। अब एक ही बार में देखो 3 घंटे का पेपर होता है ना, 3 आवर का पेपर होता है, और उसमें 43 क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पर तो हमने बताया कि मोर देन 50 कराएंगे हम, क्योंकि और पार्ट वाला भी कराएंगे। तो पता लगा कि 5 घंटा विथ एक्सप्लेन भी करेंगे तो 5-6 घंटे का वीडियो हो गया। तो आपके लिए बोरियत फील होगा, लगे यार कहाँ 5 घंटे एक साथ देख पा रहे हैं। तो इसलिए अगर 10-10 क्वेश्चन करके अगर हम कराएंगे तो आप आराम से कर लोगे, एंड ईजी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में उसको देख करके समझ भी लोगे, कर भी लोगे, एंड आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाईली एलिवेट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स मिलेंगे, एंड इसी तरह का वीडियो हम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सबके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।